सभी को जय वाल्मीकि। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर हम सुबह चर्चा कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें जो हैं छूट गई थी, जिस वजह से आवाज़ ठीक आ रही होगी। आई थिंक आपको मैं लीड के बिना इस्तेमाल कर रही हूँ। सुबह हम चर्चा कर रहे थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, और कुछ विषय जो है अभी उसके कुछ छूट गए थे, तो इसलिए मैंने साहब से रिक्वेस्ट की थी हम एक बार फिर से इस सेशन को करें। जहाँ तक हमने बात कर ली थी, हम हायर एजुकेशन के ऊपर जो है बात कर रहे थे, जहाँ पर हमने बीए, एमए, एमफिल, पीएचडी, फ्लिप क्लास मॉडल और सब्जेक्ट रिलैक्सेशन, इन सब के बारे में जो है हम ऑलमोस्ट बात कर चुके थे। जहाँ बात कर रहे थे हम एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स के बारे में। एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स, ये एकेडमिक बैंक क्रेडिट्स है क्या? जिस तरह से मैंने पहले भी बताया था कि आप जैसे अपने बैंक में एक खाता स्टोर कर लेते हैं और उसमें अपने पैसे जमा करते रहते हैं, ये एकेडमिक एक बैंक क्रेडिट सिस्टम बनाया है, जिसमें बच्चा जो है 10th के बाद या +2 के बाद जो है अपना कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जो अपनी स्टडी के अलग यूनिवर्सिटी से, अलग अलग यूनिवर्सिटी से, मान लीजिए कि वो अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है तो वो जवाहरलाल यानी कि जेएनयू यूनिवर्सिटी से कोई डिप्लोमा या डिग्री करना चाहता है तो वो उसे भी कर सकता है। कुरुक्षेत्र से करना चाहता है, एमडीयू से करना चाहता है, राजस्थान से करना चाहता है, तो अलग अलग अगर वो अपने कोई भी डिप्लोमा या इस तरीके से कोई सर्टिफिकेट कोर्सेज अगर वो करने में कैपेबल है या सक्षम है, अगर वो उन्हें करना चाहता है तो वो उन्हें कर सकता है। उसका क्या होगा कि जितने भी वो सारे ये अपने एक तरीके से वो क्रेडिट जमा कर रहा है, अलग अलग कोर्सेज करके एक प्रकार से वो अपने क्रेडिट जमा कर लेगा। अब उन क्रेडिट्स को जो है, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि स्टूडेंट्स के लिए एक ऐसी स्कीम तैयार की जाएगी जिसमें सारा डाटा जो है एक ही वेबसाइट पर, जैसे अभी आपका एक फैमिली आईडी बन रहा है, आप सभी जानते हैं कि एक ही वेबसाइट पर हमारे पूरे देश की फैमिलीज़ की पूरा जानकारी जो है हम वहाँ पर देख सकेंगे। ऐसे ही स्टूडेंट की जानकारी भी जो है एक ऐसे ही पोर्टल पर हमें मिलेगी, जहाँ एक नंबर के माध्यम से स्टूडेंट्स जाने जाएंगे और उनका जो क्रेडिट सिस्टम है वो क्रेडिट वहाँ पर शो हो जाएंगे, ऐड होते चले जाएंगे कि स्टूडेंट ने ये कर लिया है, अब इसके क्रेडिट जो हैं इतने इकट्ठे हो गए हैं। तो ये क्रेडिट उसे काम आएंगे जो वो अपनी हायर एजुकेशन के अंतर्गत जाएगा, यानी कि वो जब अपनी एमए पीजी करेगा या फिर वो आगे अपना पीएचडी करेगा या और अपनी उससे आगे की कोई और डिप्लोमा या कुछ भी ऐसा करना चाहेगा, तो वो क्रेडिट उसके वहाँ ऐड हो जाएंगे। और ऐड हो जाने से की वजह से क्या होगा, कुछ साल, जैसे मान लीजिए मैंने आपको 2 साल की एमए बताई थी, लेकिन अगर मान लीजिए उसने अपने क्रेडिट इकट्ठे किए होंगे तो उस क्रेडिट के माध्यम से उसकी जो टाइम लिमिट होगी वो कुछ कम हो जाएगी। तो उस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि इग्नो के अंदर है, इग्नो में अगर आप जानते होंगे वहाँ पर क्रेडिट सिस्टम चलता है कि अगर मान लीजिए आपके पास आप बीए कर रहे हैं और आपका जो कोर्स है वो 34 क्रेडिट्स का है और आपको 1 साल के अंदर जो है उसके हाफ क्रेडिट लेने हैं, 1 साल में उसके हाफ लेने हैं, फिर अगला हाफ उसमें लेने हैं। तो इस प्रकार से जो है कि एक सिस्टम बन जाएगा कि इसमें आप क्रेडिट के माध्यम से जो है अपने पॉइंट्स इकट्ठे कर सकते हैं और फाइनल डिग्री जाने के बाद जब आप उसे लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको उसके हिसाब से मिल जाएगा। और वो बेनिफिट मिलेगा किस तरह, वो बेनिफिट मिलेगा आपको आपके नंबर्स के हिसाब से। जैसे मान लीजिए बच्चों के कुछ नंबर कम हो जाने की वजह से उनकी जो डिवीज़न है वो उस पर कुछ फ़र्क पड़ जाता है, तो ये वहाँ पर भी वर्क कर सकता है। लेकिन ये अगर इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो ये उसके बाद होगा। इसके बाद इसमें एक जो बड़ी चीज़ रखी गई है वो ड्रॉप आउट के लिए रखी गई है। ड्रॉप आउट जैसे मैंने पहले भी बताया था कि बीए करने के बाद, बीए में जैसे एडमिशन लेते हैं, कुछ फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हैं, कुछ सेकंड ईयर में छोड़ देते हैं, कुछ फाइनल ईयर में छोड़ देते हैं, तो ड्रॉप आउट को कम करने के लिए उनकी री एंट्री का एक फेज़ इसके बीच में रखा गया है। लेकिन वो री एंट्री पहले कैसे होती थी, यानी कि जो अभी हो रही है वो ऐसे होती थी, अगर किसी बच्चे ने फर्स्ट ईयर में छोड़ दिया और उसे री एंट्री लेनी है तो उसे फर्स्ट ईयर दोबारा करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ अब ऐसा नहीं है, जो बच्चा जिस क्लास से उसे छोड़ेगा वो दोबारा वहीं से ही री एंट्री करेगा। मऊमन कि उसने फर्स्ट ईयर से छोड़ा था तो मान लो वो 10 साल बाद भी आता है ना अगर, तो 10 साल बाद भी उसे सेकंड ईयर से ही एडमिशन मिलेगा, फर्स्ट ईयर उसकी हो चुकी है क्योंकि उसका उसे सर्टिफिकेट मिल चुका है। तो ये री एंट्री का जो इन्होंने एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी में फेज़ रखा है, ये एक अच्छा फेज़ रहेगा, क्योंकि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, जो हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, वो किसी ना किसी वजह से, क्योंकि हम कॉलेजेस में भी देखते हैं, किसी ना किसी वजह से जो है अपनी स्टडी बीच में ही छोड़ देते हैं। वो लड़कियाँ खासकर जिसमें आती हैं कि गाँव की वजह से या किसी भी तरीके से वो ज़्यादा अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं, तो उसका बहुत बड़ा खामियाजा ये होता है कि उनकी पढ़ाई होना
होना ना होना एक बराबर हो जाता है। तो ये उनके लिए एक बहुत अच्छा मतलब सिस्टम जो इसके अंतर्गत आ जाएगा कि जहाँ से आपकी पढ़ाई छूटेगी आप अपनी पढ़ाई को फिर से वहीं से ही कंटिन्यू कर पाएंगे। तो ये ड्रॉप आउट वाला सिस्टम जो इसके अंतर्गत दिया गया है वो एक बहुत ही जो है हम पॉजिटिव पॉइंट की तरीके से अपने हिसाब से जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम ले सकते हैं। तो ये हायर एजुकेशन के ऊपर। अब हम बात करते हैं टीचर्स की। टीचर्स के लिए जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट किए गए हैं, वो चाहे उनकी अपॉइंटमेंट को लेकर हो, फिर चाहे जो पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हो तो उनके लिए भी इसके अंतर्गत जो रखा गया है वो मैं आपको बता रही हूँ। टीचर पहले जैसे आप जानते हैं कि अभी जो इंग्लिश के टीचर बोल रहे थे उन्होंने ये बताया कि भी नेट के बारे में आपको बताया, उन्होंने जेआरएफ के बारे में उन्होंने आपको बताया। स्कूल टीचिंग के लिए आप खुद भी जानते हैं कि एचटेट या सीटेट जो है वो आपको करना होता है। तो अब यहाँ पर ये क्या करने जा रहे हैं कि एक टीचर एजुकेशन के लिए इन्हें NEFTE यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, इसके द्वारा टीचर्स के लिए जो टीचर्स होंगे उनके लिए NCERT से मिलकर एक ऐसा पाठ्यक्रम बनाया जाएगा। उस पाठ्यक्रम के अनुसार टीचर्स को एक एग्ज़ाम देना होगा जो उनकी योग्यता को सिद्ध करेगा। ठीक है, ये एक फ्रेमवर्क जो है टीचर्स के लिए बनाया जाएगा जिसमें जो इसमें जो है टीचर्स के लिए जो है ये बना दिया जाएगा जिसमें टीचर को ये एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा जिसका पाठ्यक्रम जो है ये 2 एजेंसियां मिलकर बनाएंगी और वो टीचर्स को देना होगा। और इसके बाद जो है जैसे मैंने पहले भी बताया था, एक जो मैं खामी ही कहूँगी इसको, क्योंकि एक सिस्टम था कि बीएड करने के बाद आप स्कूल में पढ़ा तो सकते हैं लेकिन आपको अपनी क्वालिफिकेशन बढ़ानी पड़ेगी। बीएड के बाद एमएड करिए, आप उसके बाद नेट क्वालिफाई कीजिए, तब आप जो है एक अच्छे टीचर कहलाते थे। लेकिन अब इस एजुकेशन पॉलिसी में क्या कह दिया है, उन्होंने कहा है कि किसी भी स्कूल में पढ़ाने के लिए टीचर मिनिमम अगर इंटरग्रेटेड कोर्स यानी कि बीएड का जो कोर्स बीए और बीएड दोनों को मिलकर जो 4 साल का कोर्स एक बनाया गया है जिसे इंटरग्रेटेड कोर्स कहा गया है, उस कोर्स को अगर कोई कर लेता है तो वो टीचर बनने के लायक हो जाता है। यानी कि अगर सिंपल बीएड भी कोई कर लेता है तो वो भी टीचर बनने लायक है। तो आज अगर टीचर बीएड तो वो लोग भी करते हैं जो घर बैठ के जिसे हम कहते हैं कि घर बैठ के आपने बीएड कर ली और सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए जो है आप चले गए, सिर्फ एग्ज़ाम दे दिए, जिसे नॉन अटेंडिंग बीएड हम कहते हैं, कि उसमें आपने कोई क्लास में जाके कुछ सीखा थोड़ी है, आपने किताबों से पढ़ाई की है और पढ़ने के बाद जाके सिर्फ एग्ज़ाम दे दिए हैं। तो यहाँ पर ये इन्हें रिलाई दे दिया गया है कि जो बीएड कर लेगा 2030 तक का एक रखा गया है, 2030 तक की न्यूनतम डिग्री रखी गई है कि 2030 तक जो 4 वर्षीय इंटरग्रेटेड बीएड कर लेगा वो भी टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अब इसका बहुत बड़ा खामियाजा होगा, वो कैसे होगा कि जो लोग अपनी क्वालिफिकेशन को बढ़ाकर, जैसे मान लीजिए जिसने बीएड कर ली, एमएड कर ली, आगे पीएचडी भी कर ली, नेट भी कर ली है और उसके बाद जो है वो टीचर बनने की दौड़ में है, तो उनके साथ सिंपल बीएड करने वाले भी दौड़ में आ जाएंगे। उससे क्या होगा, एक तो कंपटीशन तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन उससे सीट्स जो हैं ख़राब होने का ख़तरा भी रहेगा, क्योंकि एक सिर्फ बीएड करके आ रहा है, एक पीएचडी करके आ रहा है, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस आप सभी जानते हैं कि टीचर की रिक्रूटमेंट में सर्कमस्टांसेस कैसे बनते हैं। तो ये वाली चीज़ें जो हैं इसमें अब देखने को मिलेंगी। तो ये जो है एक मैं ऐसा ही कहूँगी कि ये एक गलत डिसीजन कहना ही बेहतर रहेगा इसको, कि सिर्फ बीएड के बाद ही आप टीचर बनने की योग्यता रख जाते हैं, तो ये एक रहेगा। तो नेक्स्ट जो है टीचर ट्रेनिंग, पहले जो है टीचर ट्रेनिंग जो टीचर्स ट्रेनिंग जो है करवाई जाती थी वो कुछ टाइम की हुआ करती थी, लेकिन अब यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से और टीचर्स की जो ट्रेनिंग जो है वो हर कुछ समय के बाद जो है टीचर्स की ट्रेनिंग कराई जाएगी और वो टीचर्स ट्रेनिंग जो है 4 साल की हुआ करेंगी। टीचर्स ट्रेनिंग जो है 4 साल की हुआ करेंगी। हाँ, वो एक साथ शायद ना हो क्योंकि उसके बारे में कुछ क्लियर नहीं कहा गया है, शायद वो एक साथ ना हो, कुछ समय के बाद कुछ फेसेस को तोड़कर करवाई जाएगी, लेकिन टीचर्स ट्रेनिंग जो है अब 4 साल की कर दी गई है। इसके बाद जो है टीचर्स रिक्रूटमेंट के अंतर्गत जो है
जैसे स्कूलों में जैसे गलियों में मोहल्लों में छोटे छोटे स्कूल हुआ करते थे, या कोई स्कूलों में जो बड़ा भी स्कूल होता था वो क्या करते थे, वो कम पैसों पर यानी कि 5-7 हज़ार देकर टीचर को जो है जॉब्स पर रख लिया करते थे। बेशक उनका कोई स्टैंडर्ड है या नहीं है, उनकी क्वालिफिकेशन है या नहीं है, उसे देख लिया जाता था, कई बार निगलेक्ट भी कर देते थे। तो उस व्यवस्था को ये पॉलिसी कहती है कि अब हम बंद करेंगे कि टीचर को पहले दिए गए मानकों पर खरा उतरना होगा। यदि दिए हुए मानकों पर वो खरा नहीं उतरेंगे तो उन्हें टीचर का जो है पढ़ाने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। देखिए यहाँ पर दो बातें जो हैं इनकी एक दूसरे को काट रही हैं। एक तरफ तो वो ये कहते हैं कि जो बीएड कर लेगा 2030 तक उसकी न्यूनतम योग्यता ही है कि वो बीएड करने के बाद टीचर के लिए अप्लाई कर सकता है और टीचर बन सकता है। दूसरी तरफ यहाँ पर ये एकदम से कह देते हैं कि नहीं, जो टीचर कुछ कुछ वेजेस पर रखे जाते थे, अगर वो टीचर जो रखे जाते थे वो व्यवस्था जो है हम बंद कर देंगे। अब इस चीज़ में आप खुद ही देख सकते हैं, जो टीचर सिर्फ बीएड करके स्कूल में या कहीं पर भी अप्लाई करने के लिए जाएंगे और वो कहेंगे भी हाँ एक न्यूनतम योग्यता सरकार ने रखी दी थी तो हम इसके माध्यम से इसे टीचर रख लेते हैं, 5-7 हज़ार रुपये सैलरी दे देंगे, हम सरकार की कही हुई बात को भी मान लेते हैं इसी तरह से और अपनी सैलरी भी बचा लेते हैं। तो ये दोनों जो है विरोधाभासी बातें जो हैं इसके बीच में हम देख सकते हैं। दोनों ही बातें पॉलिसी में रखी गई हैं और दोनों एक दूसरे को काटती हुई भी महसूस होती हैं मुझे महसूस हो रहा है। उसके बाद जो है एक टीचर एप्टीट्यूड के लिए जो है बहुत बड़ी एक चीज़ जो इसमें जोड़ी गई है कि टीचर एप्टीट्यूड के ऊपर अब जो है विशेष ध्यान दिया जाएगा। अब टीचर एप्टीट्यूड के अंतर्गत क्या आएगा, इसके अंतर्गत जो है कुछ 5-6 बातों को टीचर्स के लिए ट्रेनिंग के दौरान तो खैर रखा ही जाएगा इन सारी चीज़ों को, लेकिन ये चीज़ें जो हैं उसके अंतर्गत देखी भी जाएगी। यानी कि इसे आप डेमोस्ट्रेशंस भी कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आप किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर मान लीजिए आप किसी भी चीज़ की कोचिंग लेना चाहते हैं, तो आज क्या सिस्टम हो गया है, जब आप कोचिंग लेने जाते हैं तो वो आपसे ये कहते हैं कि आप 1 या 2 दिन क्लासों में रहिए, उसका डेमो ले लीजिए, अगर आपको समझ में आता है तब आप अपनी फ़ीस जमा करा दीजिए और कंटिन्यू कर लीजिए। ठीक इसी तरीके से अभी डेमो सिस्टम भी यहाँ पर शायद लागू हो जाए कि जैसे टीचर एप्टीट्यूड के बारे में कहा गया है कि इसमें क्या होगा, टीचर का बिहेवियर चेक होगा, उसमें चेक होगा उसकी पर्सनैलिटी, उसका वे ऑफ टॉकिंग और उसका वे ऑफ ड्रेस। क्योंकि कई जगहों पर जैसे देखा गया है कि टीचर्स का बिहेवियर स्टूडेंट्स के प्रति कितना हार्श रहता है, जिसकी वजह से कई बार टीचर अपनी घर की या परिवार की जैसी भी समस्या होती हो वो आकर बच्चों पर उतारना, या ऐसे भी लगा सकते हैं कि उनकी पर्सनैलिटी कि हाई क्वालिफाइड टीचर है लेकिन उसकी पर्सनैलिटी उसके वाइज नहीं है, और कई बार पर्सनैलिटी ऐसी भी होती है कि आप लोअर उसमें है लेकिन इतनी हाई पर्सनैलिटी होती है। तो हर प्रकार से टीचर को जज किया जाएगा कि किसी भी तरीके से कोई भी टीचर मतलब ऐसा नहीं है कि भी आप कुछ भी करें तो हाँ मैं टीचर हूँ, मुझे जॉब मिल गई है, मैं कुछ भी करूँ ये मेरे लिए मान्य है, नहीं। अब ये पॉलिसी कहती है कि टीचर को हर नज़रिए से परखा जाएगा, फिर चाहे वो उसके कपड़े पहनने का अंदाज़ हो, चाहे वो उसके बोलने का अंदाज़ हो, चाहे उसका अपने छात्रों के साथ या अपने कॉलीग्स के साथ बिहेव करने का अंदाज़ हो, वो सारी चीज़ें जो हैं अब इसके अंतर्गत देखी जाएगी। टीचर रिक्रूटमेंट को लेकर जो है जैसे कि कैसे एक चीज़ तो उन्होंने ये कह दी है कि भी हाँ जो 5-7 हज़ार रुपये रख के जो टीचर रखे जाते थे वो अब नहीं रखे जाएंगे, हम उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन टीचर रिक्रूटमेंट के लिए एक टेस्ट जो इन्होंने बता दिया है कि भी एनसीईआरटी और एनईएफटी जो मिलकर जो करेगी उसके माध्यम से हम टीचर की योग्यता देखेंगे। हायर एजुकेशन में जैसे भी जो इंग्लिश वाले मैडम बोल रहे थे उन्होंने आपको बता ही दिया है कि नेट और जेआरएफ। हाँ जेआरएफ के बारे में मैं आपको बता देती हूँ, उन्होंने नेट तो आप सभी जानते हैं, जेआरएफ क्या होता है मैं आपको बता देती हूँ। जेआरएफ की फुल फॉर्म है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। इसका अर्थ ही होता है कि जब हम नेट के लिए एग्ज़ाम फिल करते हैं, एग्ज़ाम फिल करते हुए वहाँ पर आपसे 2 ऑप्शन पूछे जाते हैं कि आप नेट के लिए करना चाहते हैं या जेआरएफ के लिए करना चाहते हैं। आप जब कभी भी नेट के लिए फॉर्म भरें तो हमेशा जेआरएफ के ऊपर टिक कीजिएगा, क्योंकि जेआरएफ का आप टिक करेंगे, अगर आपके नंबर जेआरएफ के बराबर नहीं भी आते हैं तो आप नेट तो क्वालिफाई वैसे भी कर ही जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन अगर आपके नंबर ज़्यादा होते हैं और आपने जेआरएफ के लिए क्लिक नहीं किया है तो आप नंबर अच्छे प्राप्त करते हुए भी क्लिक ना करने की वजह से जेआरएफ में कंटिन्यू नहीं माने जाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक छोटा सा क्लॉज है जिसके बारे में बच्चों को कई बार नहीं पता होता है कि जब भी नेट का फॉर्म फिल करें तो हमेशा जेआरएफ को ही टिक करें। अब जेआरएफ का मतलब क्या होता है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप जो आपके लिए इसमें कह दी गई है,
ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है। इसका ये है कि एक फेलोशिप आपको मिल जाती है, जिसके माध्यम से कोई भी यूनिवर्सिटी आपको अपने अंडर पीएचडी की सीट देने के लिए बाध्य हो जाती है। अगर मान लीजिए कि आप पंजाब से हैं, पंजाब में आपने नेट का एग्ज़ाम दिया और अमूमन आपने जो है जीआरएफ क्लियर कर लिया, और आप चाहते हैं कि दिल्ली की कोई हाई प्रोफाइल यूनिवर्सिटी जैसे जेएनयू हो गई या दिल्ली यूनिवर्सिटी हो गई, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी हो गई, आप इनमें से किसी यूनिवर्सिटी में जाकर आगे जाके रिसर्च वर्क करना चाहते हैं, पीएचडी करना चाहते हैं, तो वो यूनिवर्सिटी, और आप वहाँ जाकर ये मेंशन करेंगे कि आपने जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी भी हो जाती है कि वो आपको जो है गाइड प्रोवाइड करवाएंगे और वहाँ पर आपको जेआरएफ के अंदर जो है सीट मिलेगी। तो ये जेआरएफ जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा। अब जेआरएफ क्वालिफाई कैसे होता है? एक परसेंटेज बेस होता है, जैसे आप सभी जानते हैं कि किसी भी क्लास में परसेंटेज अलग अलग आती है ना, जैसे बच्चों की किसी की 90 हो गई, किसी की 80 हो गई, किसी की 70 हो गई। यहाँ पर भी एक परसेंटेज बेस होता है। इस परसेंटेज बेस के अंतर्गत अगर आपने हाई परसेंटेज, जेआरएफ का एक परसेंटेज रखते हैं, अगर वो हाई परसेंटेज आपने हासिल कर ली है तब तो आप जेआरएफ में चले गए हैं। लेकिन अगर आपने हाई परसेंटेज नहीं हासिल की है तो आपका नेट भी जो है कम से कम क्वालिफाई हो ही जाएगा। तो इसलिए जब भी कभी आप नेट के लिए फॉर्म अप्लाई करें तो जेआरएफ को हमेशा क्लिक कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ नेट को ही आप उसमें टिक मत कीजिएगा। सो हायर एजुकेशन के लिए तो नेट और जेआरएफ ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ही, लेकिन स्कूलिंग टीचिंग के लिए जैसा मैंने पहले भी बताया था कि ये जो है एक पेपर, जो ऐसे आप सीटेट का देते हैं, उसका एग्ज़ाम देते हैं, तो इस एचटेट का देते हैं, इस तरीके के एग्ज़ाम को जो अब जो है NEFTE जो NCERT के माध्यम से एक जॉइंट उसके अंतर्गत बनाएगी और वो टीचर का एक टेस्ट होगा, और अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तब आप एक स्कूल टीचर के लिए जो है एलिजिबल होते हैं। रिक्रूटमेंट को लेकर जो है इस पॉलिसी के अंतर्गत इन दो बातों के अतिरिक्त अभी और ज़्यादा कुछ जानने को नहीं मिल पाया है, और यदि आगे इसके बारे में और भी कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो इन्फॉर्मेशन जो है फेसबुक के माध्यम से मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगी। रिक्रूटमेंट को लेकर और कोई ज़्यादा बड़ी जानकारी इस एजुकेशन पॉलिसी के अंदर देखने को अभी तक नहीं मिली है। इसके बाद जो है इसमें अब बात करते हैं कि भी इसके हम जितनी भी चीज़ें अब तक हमने बात की है उनमें कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव चीज़ों को हम देख सकते हैं जो हमारे लिए है। मतलब हम अपने उससे देखें कि भी हमारे बच्चों के लिए क्या पॉजिटिव रहेगा और क्या नेगेटिव रहेगा। अगर हम उसके ऊपर बात करें, वैसे तो मैं बीच बीच में बताती भी रही हूँ, बट फिर भी एक सिलसिलेवार भी मैं आपसे बता देती हूँ। ये जो इसमें एक अच्छी चीज़ जो बताई गई है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में, पहले जो था स्कूलों के माध्यम से ये कहा गया था कि 3 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। 3 से लेके 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। तो अब वो जो है बढ़ा दी गई है, अब वो कर दिया गया है कि 3 से लेकर 18 वर्ष तक, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो कहा गया है 3 से लेकर 18 वर्ष तक जो है ये सिस्टम बढ़ा दिया गया है कि अब बच्चों को जो है 3 साल से लेकर 18 साल तक जो है फ्री एजुकेशन दी जाएगी। हालांकि जो 3 to 14 था फ्री एजुकेशन वाला सिस्टम, वो भी चल रहा था, लेकिन अब इसे और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स के लिए और भी अच्छी बात है कि उनको जो है और आगे पढ़ने के लिए अगर किसी भी प्रकार की आर्थिक तरीके से वो गुजर रहे हैं और वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम से कम 18 साल तक जो है ये उनके लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है, ये अप्लाई होता है। तो दूसरा मैंने आपको ड्रॉप आउट जैसे भी बताया था कि हमारे यहाँ ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा होता है। हमने मुझे याद है कि एक बार जब हमने कुरुक्षेत्र में सर्वे किया था एजुकेशन को लेकर, ऑलमोस्ट वहाँ पर हमें ड्रॉप आउट्स मिले थे, ऑलमोस्ट। और ये ड्रॉप आउट्स सिर्फ बीए का तो मैं आपको बाद में कहूँ, वहाँ तो ड्रॉप आउट्स हमें 10th से ही मिल गए थे। 10th से ही इतना बड़ा ड्रॉप आउट का रेशो मिला था, बीए तो बहुत ही कम मिली थी। सो ये ड्रॉप आउट का इशू जो है वो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हमारा स्टूडेंट जो ड्रॉप आउट छोड़ देता है बीच में, उनके लिए जो री एंट्री मिलेगी वो उनको वहीं से मिलेगी जहाँ से उन्होंने उसे छोड़ दिया होगा। वो दोबारा से अगर अपनी स्टडी में आएंगे तो, क्योंकि कई बार बच्चे इसलिए भी नहीं करना चाहते कि भी 1 साल तो हमने पहले ही पढ़ लिया था, अब हम फिर से 1 साल और ख़राब करेंगे। हालांकि वो ख़राब नहीं होता है, पर सोच के बारे में तो कोई कुछ नहीं कह सकता ना। तो लेकिन अब ये है, ये इनके लिए बहुत अच्छा सिस्टम हो गया है कि आप री एंट्री जब भी लेंगे वहीं से लेंगे जहाँ से आपने छोड़ दिया था, वहाँ से आगे चलेंगे तो वो जो है उसको मिलेगा। तो सरकार ने ये भी इस पॉलिसी के अंतर्गत रखा है कि ड्रॉप आउट्स को कम करने की पूरी यानी कि 100% कोशिश की जाएगी कि जितना भी ड्रॉप आउट हुआ है उसको वापस से री एंट्री दी जाए। अब ये हमारे बच्चों के लिए कितना बेनिफिशियल है, बहुत ज़्यादा है, वो मैं अपने उस एक सर्वे के माध्यम से मुझे याद आया था। सो
एक इसके अंतर्गत जो पॉजिटिव थिंक हम इसमें देखते हैं, एक इन्होंने इसके अंतर्गत बनाया है अर्लियर चाइल्डहुड केयर एजुकेशन। इसमें एक जो पॉलिसी बनाई गई है, आपको याद होगा मैंने आपको 5334 का एक जो फॉर्मूला सरकार ने रखा है वो मैंने आपको बताया था। तो उसमें जो सबसे पहला है 5, जो सबसे पहला है 5, जिसे 2 टुकड़ों में बांट दिया गया था, सबसे पहले जो था उसके अंतर्गत ये आता है। इसे कहा गया है अर्ली चाइल्डहुड केयर सिस्टम, जिसके अंतर्गत जो है कि 3 साल से जो है 8 साल तक बच्चे का जो ब्रेन का विकास होता है, उसके अंतर्गत जो है बच्चों को बहुत सारी एक्टिविटीज़ या बहुत सारी चीज़ें जो स्कूलों जो हम घरों में बच्चों को कई बार नहीं भी दे पाते हैं, वो स्कूलों के माध्यम से बच्चों को दी जाएंगी। और जिसका ये होगा कि बच्चों में जो है जैसे कि 6 से लेके आगे तक उनको जो है अपना करियर सेट करने के लिए माइंड फ्रेम जो है आरंभ से ही मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, बहुत बच्चों को पता ही नहीं होता, एमए कर जाते हैं लेकिन तब भी ये नहीं पता होता कि भी मुझे आगे जाके करना क्या है। एमए करके भी ये नहीं पता कि करना क्या है आगे, क्योंकि बहुत बच्चों से हम ऐसे मिलते हैं। तो ये जो है ये भी हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा कि अगर बच्चे का माइंड शुरू से ही इसमें रहे कि भी हाँ मैं ये पढ़ चुका हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे इस लाइन में आगे जाके क्या करना है, तो ये भी हमारे लिए एक बहुत भी बेनिफिशियल रहेगा कि हम अपने बच्चों को करियर के प्रति जो सजगता देने के लिए इतना कार्यरत रहते हैं, तो स्कूलों के माध्यम से वो सजगता उन्हें स्कूल से ही मिलनी शुरू हो जाएगी और बच्चा अपना माइंड फ्रेम भी उस प्रकार से तैयार कर सकेगा कि हाँ मुझे इस तरफ जाना है और मुझे ये करना है। एक और जो इसमें सबसे बड़ी हमारे बच्चों के लिए बेनिफिशियल बात रहेगी, जो टेक्निकल पॉइंट स्कूल के दौर से ही कंप्यूटर के माध्यम से जोड़ दिया गया है कि कंप्यूटर को स्कूल से ही बच्चों को जब, क्योंकि हमारे यहाँ पर स्कूल के नाम पर कंप्यूटर हैं तो सही, लेकिन वो सिर्फ कंप्यूटर रूम बने हुए हैं, बच्चे कभी कंप्यूटर को देखते भी नहीं हैं, जो हमने ऑलमोस्ट देखा है। लेकिन आप प्राइवेट जो स्कूल हैं उनमें तो खैर ये होता है, लेकिन कई स्कूलों में ये सिस्टम अभी भी है कि कंप्यूटर रूम ज़रूर है, उसकी फ़ीस भी ज़रूर ली जाती है, लेकिन बच्चों को हफ्ते में एक आधी क्लास दिखा के कंप्यूटर दिखा के खुश कर दिया जाता है कि हाँ कंप्यूटर है और वो करवा रहे हैं। अगर एजुकेशन पॉलिसी के माध्यम से देखें तो जो टेक्निकल फेस इसके अंतर्गत डाला गया है स्कूल के माध्यम से कि बच्चों को सॉफ्टवेयर बनाना ही जो है 6 स्टैंडर्ड से शुरू करवा दिया जाएगा, 8 स्टैंडर्ड तक शुरू करवा दिया जाएगा। तो ये भी हमारे बच्चों के लिए बहुत एक अच्छा बेनिफिट रहेगा कि हमारे बच्चे जो हैं कंप्यूटर से बहुत ही आरंभ से जुड़ जाएंगे, तो वो समझ जाएंगे कि भी हाँ ये किस चीज़ में आगे जाके जो है मुझे इस कंप्यूटर के सेशन में भी, क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ नाम कंप्यूटर है लेकिन आगे उसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं कि उसमें आप क्या करना चाहते हैं, बहुत अलग अलग सिचुएशन है। तो बच्चा उसमें ये भी सीख जाएगा कि मुझे कंप्यूटर के फील्ड में तो जाना है, लेकिन कंप्यूटर के आगे भी कौन से फील्ड में जाना है वो भी बच्चा जो है स्कूल के माध्यम से सीख जाएगा। तो ये विच वन इज़ वेरी गुड फॉर अस, तो ये हमारे बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक और चीज़ जो चीज़ इसमें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कही तो गई है लेकिन उसके बारे में कोई ज़्यादा बात की नहीं गई है, ये कहा गया है कि बच्चों को बराबर का अधिकार दिया जाएगा। बराबर का अधिकार यानी कि जो महिलाएं हैं, दलित हैं या आदिवासी हैं या जिनके साथ किसी प्रकार का जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है किया जाता है, उन सबको जो है बराबर का अधिकार दिया जाएगा। सिर्फ इतना सा कहकर उसमें छोड़ दिया गया है। अब वो कैसे होगा, किस तरह होगा, क्या उसके लिए कार्य किया जाएगा या क्या उसके लिए कोई एक्शन प्लान बनाया जाएगा, उसके बारे में ये पॉलिसी अभी चुप है। मतलब कुछ भी नहीं ऐसा कहा गया है कि जो बता सके कि भी हाँ ये बराबर का अधिकार जो आपने इसमें बात रखी है वो आप कैसे पूरी करेंगे, वो इसके अंतर्गत नहीं बताई गई है। रिजर्वेशन को लेकर भी जैसा मैं पहले भी कह चुकी हूँ, रिजर्वेशन को लेकर ये ज़रूर बता दिया गया है कि जो फंड बच्चों को अभी दिए जाते हैं उन फंडों को बढ़ा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए बच्चों को पोस्ट मैट्रिक या फिर पीएचडी के दौरान या फिर एमए के दौरान या बीए के दौरान जो भी अलग अलग तरीके की फंडिंग मिलती है स्कॉलरशिप्स के माध्यम से, वो चाहे पीएमएस स्कॉलरशिप हो, चाहे वो कोठारी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आती हैं, तो कोई भी स्कॉलरशिप जो आ रही है उनमें ये तो कह दिया गया है कि फ़ंड बढ़ा दिया जाएगा। लेकिन फ़ंड बढ़ाने के बाद ये नहीं बताया गया कि आगे उसके क्राइटेरिया क्या रखे गए हैं। जैसे कि अभी हम पीएमएस का क्राइटेरिया हम जानते हैं, हम स्टूडेंट्स को उसके लिए अवेयर भी करते हैं और कॉलेजों के माध्यम से पीएमएस यानी कि पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप, पीएमएस पोस्ट मैट्रिक फेलोशिप, तो उसके फॉर्म जो है हम बच्चों को स्कूल से कॉलेजों से भरवा देते हैं और करवा देते हैं। लेकिन
ये फंड बढ़ाने के लिए उन फंडों को कैसे कैसे अप्लाई किया जाएगा, किस किस स्कॉलरशिप के अंतर्गत जो है फंड बढ़ाया जाएगा, कैसे मिलेगा, बच्चों को उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे, क्या बनवाने पड़ेंगे और कहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ये सब कुछ पर जो है ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी चुप है। उस पर कोई ज़्यादा जो है बात नहीं कही गई है रिजर्वेशन पॉलिसी पर। बस ये ज़रूर एक लाइन ज़रूर ये कह दी गई है कि भी हाँ फंडिंग बढ़ाई दी जाएगी। स्कॉलरशिप पर एक चीज़ और कही गई है कि अभी तक जो है सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंतर्गत ही जो है स्कॉलरशिप दी जाती रही है गवर्नमेंट सेक्टर्स में। ये एजुकेशन पॉलिसी ये भी कह रही है कि अब ये किया जाएगा कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी रिजर्वेशन पॉलिसी को लागू किया जाएगा। अभी लागू किया जाएगा ये बात कही गई है कि प्राइवेट सेक्टर्स में भी किया जाएगा, लेकिन कैसे होगा, किस तरह इम्प्लीमेंट होगी, किस तरीके से उसे करवाया जाएगा, उसका क्राइटेरिया क्या रखेंगे, कोई परसेंटेज बेस होगा, कोई आर्थिक आधार होगा, किस तरीके से किया जाएगा, इसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं अभी दी गई है। सिर्फ इतना कहा गया है कि गवर्नमेंट सेक्टर की तरह प्राइवेट सेक्टर में भी जो है रिजर्वेशन रखा जाएगा, पर कैसे किस तरह इस पर अभी कोई भी चर्चा या कोई भी बात जो है सामने नहीं आई है। अगर आगे कोई बात इस पर सामने आती है तो वो भी जो है मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगी। और इसमें जो है जो मल्टी सब्जेक्ट सिस्टम इसके अंतर्गत रखा गया था, जैसे मैंने आपको बताया कि एजुकेशन बुफे का नाम जिससे मैंने दिया था कि एजुकेशन का बुफे ही लगा दिया है पूरा तरीके से कि भी आपकी मर्जी है कि आप कॉन्टिनेंटल लीजिए, आप चाइनीज़ लीजिए, आप थाई लीजिए, आप इंडियन लीजिए, आप पंजाबी लीजिए, जो भी लीजिए। तो ये जो एक सब्जेक्ट सिस्टम जो इस पर बना दिया गया है कि वैसे तो ये बहुत अच्छा है, अगर इसको हम जो है दोनों तरीके से देख सकते हैं, गुड भी और बैड भी, हमारे बच्चों के लिए दोनों तरीकों से देख सकते हैं। गुड इसलिए है कि इसमें क्या होगा, बच्चों को हर एक सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिलेगा, वो एक कुछ ही सब्जेक्टों के अंदर बंद के नहीं रह जाएगा। अगर मान लीजिए किसी बच्चे की हिस्ट्री में जो है रुचि है और वो मैथ भी पढ़ना चाहता है, वो हिस्ट्री भी पढ़ना चाहता है, तो वो उसके लिए बहुत अच्छी बात है कि वो दोनों चीज़ें पढ़ सकता है और उसके लिए उसमें कोई ज़्यादा समस्या नहीं रहेगी। लेकिन बैड ये इस तरीके से है कि जैसे स्ट्रीम ख़त्म कर दी जाएगी तो आगे जो है जब हम जॉब्स के लिए जाएंगे, हालांकि स्ट्रीम ख़त्म हो जाने के बाद जॉब्स का भी जो है आगे किस तरीके से करेंगे उसके बारे में भी अब पॉलिसी अभी कुछ बता नहीं रही है। कह रही है कि हाँ हमने स्ट्रीम ख़त्म कर दी है और बच्चों को जो है मल्टी चॉइस दे दिया है कि भी आप जैसा मर्जी सब्जेक्ट ले लीजिए। लेकिन वो सब्जेक्ट लेने के बाद बच्चा जब पढ़ लेगा और पढ़ जाने के बाद कोई उसने बीकॉम का सब्जेक्ट उठाया है, कोई बीएससी का सब्जेक्ट उठाया है, कोई बीए का सब्जेक्ट उठाया है, तो जब वो ऐसी बेमेल खिचड़ी के साथ डिग्री प्राप्त करेगा तो क्या उस बेमेल खिचड़ी के साथ ही क्या उसे जॉब भी मिल सकती है? क्या वो उस बेमेल खिचड़ी के साथ आगे अपना करियर बना सकता है? इसके बारे में जो है इसमें अभी कुछ भी कहा नहीं गया है कि हाँ आप सारे सब्जेक्ट चूज़ कर लीजिए। आप अगर बॉटनी पढ़ रहे हैं तो आप जो है म्यूज़िक भी पढ़ सकते हैं, आप अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो आप जो है पॉलिटिकल भी पढ़ सकते हैं। तो ये बेमेल खिचड़ी की तरह सब्जेक्टों को दे तो दिया है, लेकिन इन सब्जेक्टों को आगे जाकर आप इम्प्लीमेंट जॉब के माध्यम से कैसे करेंगे उसके बारे में जो है अभी कुछ भी इसमें ख़ास कहा नहीं गया है। तो अगर आगे इसके बारे में और भी कोई डिस्कशंस होंगे या जो भी होंगे तो वो भी जो है मैं आपसे समय रहते साझा करती रहूँगी। और जो हमारे इसमें जीडीपी वगैरह का जो सिस्टम है, वो जो एक सरकारी खर्चा जिसे हम कहते हैं, जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जिसको हम कहते हैं जीडीपी को, वो अब तक जो है जो शिक्षा के ऊपर जो है अमूमन 4 या 4.5% का जो है खर्चा अभी तक होता रहा है। अब उसे जो है 6% बढ़ाने की बात की जा रही है कि ये जो है 6% जो है बढ़ा दिया जाएगा। अब इस 6% के बढ़ाने में हमारे बच्चों को रिजर्वेशन का क्या फ़ायदा होगा? 6% बढ़ाने की बात तो कर दी है कि रिजर्वेशन को लेकर हमारे बच्चों को इसमें कितना फ़ायदा होगा, इसके बारे में भी जो है अभी कोई ज़्यादा बात इसके अंतर्गत नहीं कही गई है। अब जो सबसे बड़ी जो मुझे इसमें एक और बात लग रही है, जो ये कहा गया है कि हम टॉप 100 फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ को इंडिया में लेकर आएंगे, जो टॉप मोस्ट 100 फॉरेन यूनिवर्सिटी है, विच इज़ वेरी गुड कि भी हाँ हम जिन बहुत बड़ा खर्चा करके अपने बच्चों को विदेश पढ़ने के लिए भेजते हैं तो हम अपने देश में रहते हुए भी जो है अपने बच्चों को वो पढ़ा सकते हैं। पर हम इसे फिर दोनों तरीक़ों से देखेंगे, दोनों तरीक़ों से ऐसे कि हाँ एक बहुत बड़े खर्चे से हम बच जाएंगे, हम अपने देश में रहते हुए फॉरेन जो है स्टडी का जो डिग्री है वो जैसे प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन वो डिग्री प्राप्त करने के साथ साथ फिर हम अपने देश की स्टडी
या उसके आधार पर जॉब या उसके आधार पर अपने करियर को आगे किस तरह सेट करेंगे उसके बारे में उस पर डिग्री के लेने तक तो कह दिया है कि भी हाँ आप फॉर्चून डिग्री इसके अंतर्गत ले लीजिए, ओके है, ले लेना, ठीक है, लेकिन उसको आगे अप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में कुछ भी जो है इसके अंतर्गत नहीं कहा गया है। तो और इसमें जो है अगली बात जो इसमें जो सबसे ज़्यादा खामी जो मुझे महसूस हो रही है और जो मुझसे पहले एक इंग्लिश के टीचर बोल भी रहे थे, उन्होंने इंग्लिश के ऊपर बहुत अच्छी बात कही कि जो ये कहा गया है कि 6th स्टैंडर्ड से इंग्लिश शुरू की जाएगी और 5वीं तक जो है आप अपनी मातृभाषा में यानी कि हिंदी में या अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो आपकी क्षेत्रीय भाषा होगी उसके अंदर तक जो है आप स्टडी करवाएंगे बच्चों को। अब मान लीजिए कि 5वीं तक बच्चे का जो उसका ब्रेन का विकास है वो इतना हो जाएगा, अगर वो उस समय उन्हीं भाषाओं को पढ़ता रहेगा और उसके बाद सीधा ही आप उसे 6ठी क्लास में आने के बाद एक एज में आने के बाद उसे इंग्लिश दे देंगे कि हाँ अब यहाँ से ABC आप पढ़ना शुरू कीजिए, तो वो कितना बैड इफेक्ट है। और उसका उन्होंने टीचर थी उन्होंने आपको बता भी दिया, वो ज़्यादातर किसके लिए बैड इफेक्ट रहेगा, वो हमारे बच्चों के लिए रहेगा, क्योंकि हमारे बच्चे शुरू से ही इंग्लिश से कटते हैं और अगर फिर शुरू ही इंग्लिश 6ठी क्लास से होगी तो वो कितना ज़्यादा हो जाएगा, कितना ज़्यादा बैकलॉग हो जाएगा हमारे लिए। और सबसे ज़्यादा हमारे बच्चे जो है सरकारी स्कूलों में जाने वाले हैं, वहाँ तो वैसे ही कोई पढ़ाकर मतलब बच्चों को जो है सेटिस्फाइड नहीं है, तो वो अब ये हो जाए कि 6th क्लास से अंग्रेजी पढ़ानी है तो ये और भी छूट हो जाएगी कि भी हाँ सरकार ने पॉलिसी में कहा है कि 6th स्टैंडर्ड से ही अंग्रेजी पढ़ानी है, उससे पहले तो हम अंग्रेजी पढ़ा नहीं सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि जो बच्चे का विकास हम प्रैप में या उसमें बच्चों को चीज़ें सिखाते हैं ना अंग्रेजी में कि भी ये बॉडी पार्ट्स कौन से होते हैं, तो हमारा बच्चा तो 6ठी में जाकर ABC सीखेगा, तो ये तो हमारे लिए और भी ज़्यादा जो है घातक हो जाता है। तो अगर हम इसे देखते हैं तो ये हमारे लिए और भी ज़्यादा जो है घातक इसके अंतर्गत बन सकता है। टीचर्स के अपॉइंटमेंट के अंतर्गत जो बातें इसके अंतर्गत कही गई हैं इसमें सारी बातें सही, लेकिन PhD के, ये मैंने पहले भी बताया कि PhD के दौरान PhD करने के बाद जो ये एक चीज़ कही गई है कि आप उसके बाद भी जो है आपको एक शिक्षण सर्टिफिकेट जो है आपको लेना पड़ेगा। देखिए एक बहुत बड़ा जो है फेज़ होता है लाइफ का और एक बहुत बड़ा रास्ता तय करने के बाद ही हम PhD तक पहुंचते हैं और 4 साल का रिसर्च वर्क करते हैं जिसके दौरान हम क्लासेस भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं। अब उसको करने के बाद जो है ये उम्मीद होती है कि भी हाँ अब हम जो है अब पढ़ाएंगे और उसके बाद जो है पढ़ाएंगे या उस हम नौकरी में जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी ये कहा गया है कि आपके पास जब तक एक सर्टिफिकेट नहीं होगा जो ये योग्यता साबित करे कि आप टीचर बनने के लायक हैं, वो एक सर्टिफिकेट वही मान्य करेगा। तो उसके लिए 1 साल, मान लीजिए जैसे 4 साल की PhD है ना, तो ऐसा मान के चलिए वो 1 साल का सर्टिफिकेट और उसके साथ जुड़ जाता है, वो 1 साल का सर्टिफिकेट आपके लिए कि वो सर्टिफिकेट लेकर आओ तभी जो है आपकी PhD भी जो है करेंगे, हम मान तो लेंगे PhD को, लेकिन जो वो सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप पढ़ाने के लायक नहीं है। तो ये भी एक जो है इसमें बड़ी ही गलत जो मैं कहूँगी कि रखा गया है कि जिसने PhD कर ली है, जिसने नेट क्वालिफाइड कर लिया है और जो PhD के दौरान जो स्टूडेंट्स की क्लासेस ऑलरेडी लेकर आ चुका है, MA की क्लासेस लेते हैं या BA की क्लासेस लेते हैं, तो क्या वो नहीं जानते हैं कि स्टूडेंट को कैसे पढ़ाना है? तो उनके लिए एक सर्टिफिकेट जो B.Ed जैसा सर्टिफिकेट होगा जो स्कूली के लिए होता है, वो ही ये साबित करेगा कि भी हाँ आपको जो है अब पढ़ाने के आप लायक होते हैं। तो अमूमन ये है कि बहुत सारी इस पॉलिसी के अंतर्गत अच्छी बातें भी हैं, लेकिन हमारे अगर बच्चों के हिसाब से देखें तो बहुत सारे इसमें एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं। दोनों ही इसमें जो है मिला जुला सा एक रूप अभी देखने को मिल रहा है। एक और चीज़ इसके अंतर्गत कर दी गई है कि पहले एक किसी बच्चे का पूरा डाटा एक यूनिवर्सिटी ही तैयार करती थी कि उसका एडमिशन भी यूनिवर्सिटी करवा रही है, उसके एग्ज़ाम भी यूनिवर्सिटी ले रही है, उसका रिजल्ट भी यूनिवर्सिटी बना रही है, उसकी परफॉर्मेंस के बारे में आपको यूनिवर्सिटी ही बता रही है। अब यहाँ के 4 अलग अलग रूप बना दिए हैं। अब ये 4 अलग अलग रूप बना दिए हैं इसके, यानी कि 4 डिपार्टमेंट आप जिन्हें कह सकते हैं। अब ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट बन गए हैं, जिसमें से एक डिपार्टमेंट इनका सिलेबस तय करेगा, दूसरा डिपार्टमेंट ये देखिएगा क्या स्कूल और कॉलेज के जितने भी जो कार्य बताए जाते हैं, इंस्पेक्शन टीम जिसे कह सकते हैं, वो इंस्पेक्शन रखेगी। इसके बाद तीसरा जो होगा वो ये देखेगी कि सैलरी जो है वो किस तरीके से दी जा रही है, वो ये सब देखेगी। और चौथा जो इसका डिपार्टमेंट रखा गया है वो रिजल्ट डिपार्टमेंट रखा गया है। तो इसमें जो है कुल मिलाकर ये सारी चीज़ें जो हम एक पॉलिसी के अंतर्गत देखते हैं, तो गुड और बैड का एक संगम बनकर जो है ये पॉलिसी हमारे लिए आई है। लेकिन वो हमारे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा लॉस में जा सकते हैं, जिसमें एक हमारा इंग्लिश का फेज़, एक स्कॉलरशिप का फेज़ जो है वो हमारे लिए सबसे बड़ा बैड इफेक्ट इसमें रहेगा। जो सबसे बड़े बैड और मल्टीपल जो सब्जेक्ट सिस्टम है, मैं उसे भी कहूँगी कि बैड इफेक्ट जैसा ही है, क्योंकि बच्चे अगर सारी
एक बेमेल खिचड़ी की तरह सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ये सर्वांगीण विकास वाली बात तो ठीक है, लेकिन उस बेमेल खिचड़ी के साथ वो बेमेल आगे कैसे करेंगे उसके बारे में या तो क्लियर करना चाहिए। तो इस तरीके से जो है ये बैड और गुड दोनों का समन्वय लेकर चलती है। बाकी आते समय के साथ 60 पेज की ये एक पॉलिसी है। 60 पेज में से कुछ पेजों का जितना जितना ब्यौरा हमारे पास आता रहा उतना उतना मैं आपको समझा पाई हूँ। आते आते हालांकि ये पॉलिसी सिर्फ आई है, अभी कोई कानून पारित नहीं हुआ है। 2020 है जिसमें हम कोरोना से लड़ रहे हैं। 2022-23 तक ये जो है अप्लाई की जाएगी। अभी तो अप्लाई करने का कोई सिस्टम लग भी नहीं रहा है इतनी जल्दी। तो इस बीच इसमें क्या अमेंडमेंट होंगे, हो सकता है चीज़ों को बदल दिया जाए, कुछ चीज़ों को नया जोड़ा जाए, कुछ चीज़ों को जो इस समय जो विशेषज्ञ हैं, जितने भी एजुकेशन विशेषज्ञ हैं, वो इस पर सेमिनार्स के माध्यम से या फिर अपनी मीटिंग्स के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं, जिससे में ये पता लग रहा है कि ये चीज़ें अच्छी हैं, ये चीज़ें बुरी हैं। तो हो सकता है बीच में कुछ चीज़ें इसमें बढ़ा दी जाएँ, कुछ घटा दी जाएँ। तो समय रहते इसमें जो भी चीज़ें हमें पता चलती रहेंगी या जो भी इसमें बढ़ाया जाएगा, घटाया जाएगा, तो और भी जो पता लगता रहेगा वो समय के अनुसार आपसे फिर इसी तरह साहब जी के माध्यम से मिलकर आपको ज़रूर बता दिया जाएगा। तो अब तक के लिए जो एक एजुकेशन पॉलिसी का हमारे पास जो एक खाका बना था और जिससे हम परिचित नहीं थे, आज शायद उससे हम बहुत ज़्यादा परिचित हो गए होंगे। ऐसा मुझे लगता है कि मैंने कोशिश की है आपको उससे परिचित करवाने की, और आगे भी इसमें जो भी अमेंडमेंट या जो भी कुछ होता रहेगा मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको उससे परिचित कराती रहूँ। इन्हीं शब्दों के साथ साहब जी को धन्यवाद कि उन्होंने मुझे दोबारा ये मौका दिया कि मैं आपको ये सारी बातें साझा कर सकूँ। उसके साथ ही सभी को जय वाल्मीकि, धन्यवाद।